नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा हिंदी विषय में अपठित काव्यांश। हमने धीरे धीरे अपठित काव्यांश बोध सीखने हैं। हमें सभी अपठित काव्यांश बोध का ज्ञान पूरी तरह हो जाना चाहिए। ऐसा कोई काव्यांश नहीं बचना चाहिए जिसके बारे में हमें ज्ञान ना हो, जिसकी समझ ना हो, क्योंकि ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो हमने प्यारे बच्चों ये अपठित बोध काव्यांश हम कर रहे थे और आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने लगभग 18 के करीब कर लिए थे और अब हम 19 का जो है वो आपको समझाने जा रहे हैं। 19 का अपठित काव्यांश बोध। ये अपठित काव्यांश बोध कई तो इतने बढ़िया आते हैं कि आपको हमेशा गुनगुनाने से एक मन में नई ऊर्जा, नई शक्ति का संचार हो जाता है। इसलिए आप इन वीडियो को ध्यान से सुने, देखें और जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें याद भी कर लें। तो ये जीवन में काम आने वाली बातें हैं। इससे कभी मन दुखी हो जाता है, निरुत्साहित हो जाता है, तो आप उसे उत्साहित करने के लिए इस प्रकार की पंक्तियाँ जरूर गुनगुनाएं, तो आपका मन फिर से ताज़ा हो जाता है, दुख से या किसी प्रकार के कष्ट से निकल जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमें ये देखने हैं कि 19 का जो हमारा पैरा है उसकी क्या व्याख्या है, उसका क्या भाव है। एक बार आइए हम सब इस पर देखते हैं। देखिए, क्या रोकेंगे प्रलय मेघ ये, क्या विद्युत घन के नर्तन, मुझे न साथी रोक सकेंगे सागर के गर्जन तर्जन। मैं अविराम पथिक अलबेला, रुके न मेरे कभी चरण, सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन, मैं विपदाओं में मुस्काता नव आशा के दीप लिए। कितनी अच्छी कविता है। फिर मुझको क्या रोक सकेंगे जीवन के उत्थान पतन, मैं अटका कब कब विचलित मैं अटका कब विचलित मैं, सतत डगर मेरी संबल, मेरी जो राह है उसके बारे में कह रहा है। रोक सकी पगले कब मुझको यह युग की प्राचीर निबल, आंधी हो ओले वर्षा हो राह सुपरिचित है मेरी, सीधी है। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन मंडन, मुझे डरा पाए कवन धड़ ज्वालामुखियों के कंपन, मुझे पथिक कब रोक सके हैं अग्नि शिखाओं के नर्तन। मैं बढ़ता अविराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये बादल विद्युत नर्तन। ये कविता थी। और एक बार आइए ये कविता की व्याख्या देखते हैं। इसमें कहता है, कवि का कहना है क्या रोक सकेंगे किसी भी कार्य में बढ़ने के लिए, किसी सकारात्मक कार्य में बढ़ने के लिए, किसी मंजिल को, किसी लक्ष्य को, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। कहता है क्या रोकेंगे प्रलय मेघ, प्रलय के मेघ, चाहे धरती पर पानी ही पानी कर दो सारे मेघ मिल करके, या विद्युत बहुत तीव्र विद्युत वाले, गड़गड़ाहट बिजली वाले जो बादल हैं उनका नर्तन, उनका नृत्य रूप या उनका तांडव नृत्य मुझे नहीं रोक पाएगा। मैं अपनी मंजिल में अवश्य ही आगे बढ़ूंगा। मुझे न साथी रोक सकेंगे। हे साथी, हे मित्र, हे दोस्त, जब मैं अपनी मंजिल में आगे बढ़ूंगा तो मुझे ये नहीं रोक पाएंगे। मुझे न साथी रोक सकेंगे सागर के गर्जन तर्जन, सागर की गर्जना वाली आवाजें, लहरों से गर्जने वाली
आवाजें, हे साथी, हे दोस्त, हे मित्र मुझे नहीं रोक सकेंगे। किसी भी प्रकार की रुकावट मेरी मंजिल में आगे बढ़ने से मुझे नहीं रोक सकती। मैं अविराम, मैं लगातार बढ़ने वाला, बिना किसी रुकावट के पथिक रागीर, अलबेला अकेला, रुके न मेरे कभी चरण। मेरे कभी चरण नहीं रुक सकते, कदम नहीं रुक सकते, अर्थात मेरे कदम चलते ही रहेंगे। सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन। सूल किसके प्रतीक होते हैं? कष्टों के प्रतीक होते हैं, दुखों के प्रतीक होते हैं, रुकावटों के प्रतीक होते हैं हमेशा कविता में। फूलों के बदले, सूलों के बदले फूलों का, अर्थात विकट परिस्थितियों से मैंने कभी समझौता नहीं किया, अर्थात मैंने आसान राह, फूलों वाली राह, सुगम रास्ता मैंने अपना करके मैं आगे नहीं बढ़ा कभी भी। मैं सदा कष्टों वाले रास्तों से जीवन में आगे बढ़ा। मैंने मित्र चयन, मैंने इन चीज़ों का चयन नहीं किया, अर्थात कष्टों वाले रास्तों से मैंने कभी समझौता ही नहीं किया कि मैं फूलों वाले रास्ते से निकल जाऊं। मैंने ऐसा ही मित्र कभी चयन नहीं किया। आगे कहता है, मैं विपदाओं में मुस्काता, मैं विपदाओं में, विपरीत परिस्थितियों में, कष्टों वाली स्थितियों में मैं सदा मुस्काता, नव आशा के दीप लिए, नई आशा, नई रोशनी, नए उजाले, नए भावों के, नई आगे बढ़ने की मंजिल के दीप लेकर के, उजाले के दीप लेकर के, अज्ञान अंधेरे को मिटाने वाले प्रकाश का दीप लेकर के मैं आगे बढ़ा। फिर मुझको क्या रोक सकेंगे हे मित्र, मुझे फिर ये कैसे रोक सकेंगे? जीवन के उत्थान पतन, ये जीवन में उतार चढ़ाव मुझे कभी भी रोक, उत्थान पतन, बढ़ना और गिरना, उठना और गिरना, ये मुझे कभी नहीं रोक सकते। मैं अटका कब? मैं कब अटका हूँ इनमें? कब विचलित हूँ मैं कभी विचलित नहीं हुआ। सतत डगर मेरी संबल, लगातार जाने वाली मंजिल मेरी बहुत ही मजबूत है। सतत डगर मेरी संबल, बहुत ही सहारे वाली है, मेरे से सहारा पाकर के आगे बढ़ रही है। रोक सकी पगले कब मुझको, हे पागल, हे पगले, हे पगले मुझे कब रोक सकेगी ये? क्या? युग की प्राचीर निबल, इस युग की जो वर्तमान युग है, इसकी बहुत ऊंची ऊंची कमजोर निबल, कमजोर दीवार, यानी कि यह युग की प्राचीर निबल, इस युग की, संसार की ऊंची से ऊंची जो कमजोर दीवार भी मुझे रोक नहीं सकती। मैं उस दीवार को भी गिरा सकता हूँ। आंधी हो, ओले हो, वर्षा हो, आंधी हो चाहे ओले हो चाहे वर्षा हो, कैसी भी विकट परिस्थिति हो, राह सुपरिचित है मेरी राह तो जानी पहचानी है, सीधी है। मैं उसमें जिसमें बढ़ूंगा उसमें किसी भी प्रकार की मन में द्वंद्व या दुविधा नहीं है। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे ये जग के खंडन मंडन? ये मुझे इस संसार के जो खंडन मंडन है, बनाने और मिटाने वाले इस संसार के मुझे खंडन मंडन कभी नहीं रोक पाएंगे, कभी नहीं भयभीत कर पाएंगे, कभी नहीं डरा पाएंगे। और कहता है कि मुझे डरा पाए कब अंधड़, मुझे कभी नहीं डरा पाए अंधड़, ज्वालामुखियों के कंपन, जो ज्वालामुखियां हैं, जो आग बरसाती हैं, आग धरती से निकलने वाली, मुझे वे भी नहीं डरा सकती हैं। मुझे पथिक कब रोक सके हैं, ये पथिक मुझे कब रोक सके हैं? मुझे आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकते अग्नि शिखाओं के नर्तन, जो ज्वालामुखी के रूप में अग्नि की ऊंची ऊंची चोटियां, शिखाएं कोई नर्तन, उनका नृत्य मुझे कभी नहीं रोक सका। मैं बढ़ता अविराम निरंतर, मैं सदा लगातार निरंतर बिना रुके
बिना रुके बिना किसी अवसाद के बढ़ने वाला तन मन में उन्माद लिए, बहुत सारा तन मन में नशा लिए। फिर मुझको क्या डरा सकेंगे, फिर मुझे कहाँ डरा पाएंगे। ये बादल विद्युत नर्तन, ये बादलों के विद्युत के नृत्य मुझे कभी नहीं डरा पाएंगे, कभी नहीं रोक पाएंगे। मैं जीवन में सदा इसी प्रकार से मन से और भावपूर्ण आगे बढ़ता रहूंगा। प्रकृति हो चाहे संसार की व्यवधान हो, चाहे संसार की प्राचीर निबल हो, मुझे हे मित्र कभी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए एक बार प्यारे बच्चों इसमें प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर कवि के स्वभाव की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैं अविराम पथिक अलबेला रुके न मेरे कभी चरण, सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन। इन पंक्तियों को खोल करके अच्छे से समझा करके बताएंगे कि ये जो है सूलों में विपदाओं में मुस्काता, मैं इस प्रकार से विपदाओं में भी मुस्काने वाला हूँ। कोई भी दो पंक्तियाँ जहाँ पर उनकी विशेषताएं प्रकट हो रही हैं वे आप लिख सकते हैं, उनको खोल करके समझाना है कि नंबर 1 विशेषता, नंबर 2 विशेषता। इस प्रकार से कविता में आए मेघ, विद्युत, सागर की गर्जना और ज्वालामुखी किसके प्रतीक हैं? रुकावटों के प्रतीक हैं, डराने के प्रतीक हैं। कवि ने उनका संयोजन यहाँ क्यों किया गया है? क्योंकि इस जीवन में प्रकृति में जिस तरह से सबसे बड़ी रुकावटें यही होती हैं, जिस तरह से प्रकृति के साथ मानव का घनिष्ठ नाता है और मानव के नाते में ये चीज़ें जिस प्रकार रोकती हैं, इसलिए उनकी तरफ संयोजन बना करके, प्रकृति की वस्तुओं की तरफ संयोजन बना करके इशारा किया है कि सबसे बड़ी रुकावटें जीवन में या संसार के समक्ष यही होती हैं। सूलों के बदले फूलों का किया न मैंने मित्र चयन, मैंने आपको समझाया था। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। कवि कहता है कि मैंने कभी भी यानी कि कष्टों वाले रास्तों के बदले सुगम वाले रास्ते नहीं अपनाए, अर्थात मैंने विकट परिस्थितियों में ही अपनी मंजिल को सही से बनाना सीखा है। युग की प्राचीर, युग की बहुत बड़ी दीवार, अवसाद, रुकावट इस संसार की, उसे कमजोर क्यों बताया गया है? क्योंकि कवि के सामने वह कमजोरी है, वह कमजोर है कवि के सामने, वो कभी भी हट सकती है, कवि जब चाहे जब हट सकती है। किन पंक्तियों का आशय है? तन मन में दृढ़ निश्चय का नशा हो तो जीवन मार्ग बढ़ते रहने में कोई नहीं रोक सकता। यानी कि कई जगह आया तन मन में दृढ़ निश्चय हो, तो तन मन में जब दृढ़ निश्चय हो तो निश्चय का नशा हो तो जीवन मार्ग में बढ़ते रहने में कोई नहीं रोक सकता। यहां पर देखिए यहां से देखिए, मैं पथिक कब रोक सके अग्निपथ की, मैं बढ़ता विराम निरंतर तन मन में उन्माद लिए, मैं तन मन में पूरा जो है यौवन का नशा लेकर चल रहा हूँ, मुझे कभी नहीं रोक पाएंगी ये पंक्तियाँ। तो इस प्रकार से इसमें 5 प्रश्न पूरे होते हैं। बहुत अच्छी कविता है प्यारे बच्चों। इसके बाद में अगली कविता देखते हैं। देखिए, जब कभी मछेरे को फेंका हुआ फैला जाल, ये इस प्रकार की कविताएं ये गद्यात्मक होती हैं, इनको गाया नहीं जा सकता है, ये गद्यात्मक होती हैं प्यारे बच्चों। इनमें लयात्मकता का अभाव होता है, इन कविताओं में लयात्मकता नहीं होती है, ये गद्यात्मक कविताएं होती हैं, कहानी की तरह होती हैं। इनका निष्कर्ष अंत में पाया जाता है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की देन थी इस प्रकार की कविताएं। जब कभी मछेरे को फेंका हुआ फैला जाल, जब कभी मछेरे को फेंका हुआ फैला जाल समेटे हुए देखता हूँ। जब कवि की भावना देखिए कि कवि किसी चीज को, वस्तु को देख रहा है, मछेरे को देख रहा है, उसका फेंका हुआ जाल देख रहा है, समेटे हुए देखता हूँ तो अपना सिमटा हुआ स्व याद हो आता है, अपने सिमटे हुए भाव विचार मुझे याद आ जाते हैं जिस तरह वो समेटता है। जो कभी समाज
गांव और परिवार के वृहत् बहुत बड़े रकबे में क्षेत्र में वृहत् बहुत बड़े में समाहित था। आज मेरा समाज संकुचित हो गया है, संकुचित विचारधारा का हो गया है। मेरा परिवार, मेरा समाज सब सिमटा हुआ स्व याद आता है, क्योंकि जब कभी देखता था तो समाज की और गांव की विचारधारा बहुत बड़ी थी। सर्व की परिभाषा बनकर सबके लिए, स्व और सर्व में अंतर है प्यारे बच्चों। सर्व और स्व में देखो कितना अंतर है। अब केंद्रित हो गया हूं मात्र बिंदु में। मैं कभी अनेक फूलों पर बैठी, मैं, देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, कि सर्व की परिभाषा बनकर और अब केंद्रित, ये तो थी स्व की परिभाषा जो मछेरे का जाल, और ये थी सर्व की। यानी कि अंतर देखिए, मछलियों को पकड़ने का जाल स्व की थी, अपने पर थी, और सर्व सबके लिए केंद्रित हो गया हूं मात्र बिंदु में। जब कभी अनेक फूलों पर बैठी पराग के कणों को, खुशबू को या शहद अमृत को जब समेटती कहता है कि समेटती मधुमक्खियों को देखता हूँ तो क्या याद आता है? तो याद आता है, मुझे अपने पूर्वजों की याद आती है, मुझे अपने बड़ों की याद आती है, जो कभी फूलों को रंग, जाति, वर्ग अथवा कबीलों में नहीं बांटते थे। देखो हमने अपने देश को कैसे बांट दिया है, कबीलों में बांट दिया है, रंग, जाति, वर्ग में बांट दिया है। हम पहले मधुमक्खियों की तरह से रहते थे, आज विचारधारा बदल गई। मधुमक्खियों को देखता हूं तो मुझे अपने पूर्वजों की याद आती है कि वो किस तरह मधुमक्खियों की तरह से इकट्ठे होकर एक जगह मन से काम करते थे और समझते रहे थे कि देश एक बाग है, देश एक बगीचा है, एक बाग है, और देश एक बाग है बहुत बड़ा। देखो ये निष्कर्ष दे दिया, देश पूरा एक बाग है, बगीचा है, और मधु मनुष्यता, और मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया मधु इंसानियत, जिसमें जीने की अपेक्षा होती है। यानी कि मधुमक्खियों से हमें प्रेरणा मिलती है कि मधुमक्खियां दूसरों के लिए शहद इकट्ठा कर रही हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, वे शहद इकट्ठा करके दूसरों को, जैसे पहले लोग ऐसे होते थे जो दूसरों की भलाई पर हित, जो भलाई के लिए घूमते रहते थे, किंतु अब बाघ और मनुष्यता ध्यान से देखें, शिलालेखों में जकड़ गई हैं। बस केवल और केवल शिलाओं पर, जो बड़ी बड़ी शिलालेख हैं उनके ऊपर भी भाव उतार करके रखे जाते हैं, बस उन्हीं में ही पढ़ा जाता है, देखा जाता है। ये अब वास्तविक रूप से नहीं हो रहा, मात्र संग्रहालय की जड़ वस्तुएं। बस ये भावना, बाघ, मनुष्यता, इंसानियत, सब बगीचा, एक होने की भावना, मिलकर रहने की भावना केवल संग्रहालयों में ही देखी जाती हैं, उनमें हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न देखें। कविता में प्रयुक्त स्व शब्द, स्व, कवि का क्या अभिप्राय? मैंने अभी बताया था स्व शब्द का अर्थ, स्व का मतलब है अपने तक, सिमट जाना, इकट्ठा हो जाना। उसकी जाल में तुलना क्यों की गई है? जिस प्रकार से जो मछेरा होता है वो जाल को इकट्ठा समेट लेता है और एक थोड़ी सी जगह में इकट्ठा कर लेता है, उसी प्रकार आज समाज मछेरे के जाल की तरह बन गया है। कवि का स्व पहले कैसा था? स्व पहले सर्व था। आप बताएंगे, स्व पहले सर्व था और सर्व पहले सर्व था, और अब कैसा हो गया और क्यों? अब वह बदल गया, अब वह विचारधारा बदल गई, अब वह मछेरे की भांति बनता चला गया। कवि को अपने पूर्वजों की याद कब और क्यों आती है? कवि को अपने पूर्वजों की याद मधुमक्खियों के छत्ते को देखकर आती है। जब मधुमक्खियों के छत्ते को देखता है कि वे इकट्ठी होकर के शहद इकट्ठा करती हैं, तो उसे अपने पूर्वजों की, क्योंकि पहले हमारे पूर्वज मधुमक्खियों की तरह से ही रहते थे।
जिसमें किसी प्रकार की रंग वर्ण व्यवस्था ये सब नहीं थी। और उनके पूर्वजों की, कवि को अपने पूर्वजों की याद कब और क्यों आती है? उनके पूर्वजों की विचारधारा पर टिप्पणी कीजिए। उनके पूर्वज देखो मधुमक्खियों की तरह से इकट्ठे रहते थे, न रंग जाति का भेदभाव था। वे इकट्ठे होकर शहद जैसे मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं, उसी प्रकार अपने लिए या दूसरों के लिए संपत्ति है या जो कार्य इकट्ठा करके सौंपते थे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। और मनुष्यता शिलालेखों पर जकड़ी गई है, शिलालेखों पर जकड़ गई है, शिलालेखों तक ही सीमित रह गई है। काव्य में बताया कि पहले जो विचारधारा थी वो सामने प्रत्यक्ष में देखी जाती थी, वास्तविक रूप से लोगों के अंदर देखी जाती थी। आज तो केवल वे बनाने की बातें, समझाने की बातें बन करके रह गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये जो दो हमने अभी आपको समझाए हैं अच्छे से, ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट, और आप इनको समझेंगे और इन वीडियो को देखेंगे। एक एक शब्द, एक एक भाव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगले वीडियो तक के लिए आपको नमस्कार।